दूसरा एग्जांपल कि यही ब्लॉक है, उस पर 2 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लगाया जाए और 3 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लगाया जाए, तो नेट फोर्स कितना होगा इस ब्लॉक? 5 न्यूटन राइट साइड। 5 न्यूटन राइट साइड। तो ये दो केस जो हैं वो सिंपल ऐसे केस हैं जो हमको समझ में आते हैं सीधे से। इसका मतलब अगर दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर इस तरफ है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर इस तरफ है बी वेक्टर, ठीक है, तो इन दोनों का अगर नेट लगा अपन को निकालना है, मतलब नेट वेक्टर मान लो लेट्स से सी इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर, सी इनका रिजल्टेंट है, ठीक है, अगर रिजल्टेंट है तो सी जो होगा, जो भी बड़ा होगा, यहाँ बी बड़ा है तो बी माइनस है, और अदरवाइज अगर मान लो ए बड़ा होता तो सी वेक्टर क्या होता? ए माइनस बी होता, ठीक है, ये सिंपल है। यहाँ पर सी वेक्टर रिजल्टेंट क्या होगा अगर दो वेक्टर ऐसे हैं तो ये तो सिंपल है, क्योंकि अलोंग वेक्टर है दोनों, तो कोई दिक्कत मतलब समझ में आता है हमको कि अगर ये वेक्टर ये बी वेक्टर तो सी वेक्टर होगा ए प्लस बी वेक्टर, ये सिंपल सी बात है ऐसे। पर दिक्कत कहाँ आती है? जब दो वेक्टर के बीच में एंगल आ जाता है तब दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ एंगल सिंपल है 0 डिग्री का, यहाँ पर भी एंगल है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री का, थीटा 0 है, यहाँ पर भी एंगल है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है 180 डिग्री का। पर ये हमको एंगल की टर्म्स में हम सोचते नहीं है, हमको डायरेक्ट फिट है दिमाग में कि ये माइनस कर देना है और ये प्लस कर देना है। पर जब एंगल आ जाता है तो हमको थोड़ी दिक्कत आती है। जैसे कैसे दिक्कत आती है? अगर एक वेक्टर मैंने यहाँ ले लिया 2 न्यूटन का और दूसरा वेक्टर मैंने यहाँ ले लिया 3 न्यूटन का, अभी अगर मैं पूछूँ दोनों के बीच में एंगल 30 डिग्री है ना, ये फोर्स है 2 न्यूटन इस ब्लॉक पे और एक फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का। अभी मैं पूछूं कि बताओ इन दोनों फोर्सेस का एडिशन क्या होगा? एफ, इसको F1 वेक्टर बोल दो, इसको F2 वेक्टर बोल दो। F1 वेक्टर प्लस F, क्या आएगा एडिशन दोनों का? वो अंडर रूट a² + b² + 2ab cos थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा। यस बिल्कुल। तो देखो इन दोनों का एडिशन जो है, मान लो F वेक्टर है, दैट इज नथिंग बट नेट F। तो नेट F जो आएगा बेसिकली वो आने वाला है अंडर रूट F1² प्लस F2²। इसको हम दो तीन तरीके से सोल्व करेंगे, +2 F1 F2 cos थीटा। एक तरीका ये है जो कि सिंपल सा समझ में आता है कि ये इन दोनों का नेट रिजल्टेंट होगा, मतलब अगर 2 न्यूटन इस तरफ है और 3 न्यूटन ऐसे लग रहा है 30 डिग्री के एंगल पे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट का क्या मतलब? मतलब ये कि इन दोनों को ऐड करोगे तो एक नया वेक्टर आएगा, उसको हम ले लेते हैं लेट से आर वेक्टर। नाम एफ नेट को मैं आर वेक्टर शॉर्ट में लिखता हूँ रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये वैल्यू होगी 2² +3² +2 × 2 × 3 × cos थीटा cos 30। खैर cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा 4 + 9 + 2 × 2 × 3 × √3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 6√3 और ये 13, तो ये आएगा √13 + 6√3। ये इसका वैल्यू है रिजल्टेंट। बेसिकली ये इसका मैग्नीट्यूड है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो इसको आर सिंपल आर लिख सकते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड ये है। अब बात ये आती है कि ये मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन क्या हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 3 न्यूटन था और यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स था, ऐसे हमने इन दोनों का एडिशन किया, हमने कहा कि इन दोनों का एडिशन होगा 5 न्यूटन। 5 न्यूटन का डायरेक्शन क्या होगा? लेकिन वही डायरेक्शन होगा जो 3 का और 2 का है। समझ में आ रहा है? यस सर। 3 + 2 5 हो जाएगा, चलिए, तो ये 5 हो गया, लेकिन 5 का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में? 5 ऐसे होगा, 5 ऐसे होगा, 5 ऐसे होगा, 5 इस तरफ होगा, कहाँ होगा? तो सीधा ही होगा ना 5। हाँ सर। 5 सीधा होगा, तो यहाँ पे समझ में आता है सीधा कि 5 सीधा ही होगा, क्योंकि ये दोनों सीधे स्ट्रेट वेक्टर है। पर यहाँ पे एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे है। अभी कोई पूछे कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हुआ, इन दोनों को 3 और 2 मिला करके 5 नहीं हुए, 3 और 2 मिला करके क्या हुआ यहाँ पे 13 + 6√3 का अंडर रूट, ये हुआ 3 और 2 मिलाकर। यहाँ पे 3 और 2 क्योंकि सीधे थे तो 5 हो गए, यहाँ पे 3 और 2 ही है लेकिन अलग एंगल पे है,
तो इसका वैल्यू अलग हो गया। अच्छा, अलग हो गया, लेकिन अब एक बात और आई कि किस तरफ होगा। ये 3 की डायरेक्शन में होगा। ये जो 13+6 रूट 3 का रूट होल रूट, ये किस तरफ होगा? कोई पूछे ये किस तरफ होगा? ये वैल्यू किस तरफ होगी? इस तरफ होगी, इस तरफ होगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, सीधी या उल्टी, या किस तरफ होगा ये? तो उसका डायरेक्शन निकालना पड़ेगा ना। यस तो सर। डायरेक्शन कैसे निकलता है? सॉरी, चलो जो भी है। तो ये हमारे पास 2 न्यूटन और ये है 3 न्यूटन और ये 30 डिग्री। अभी मैंने कहा कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, 3+2 का रिजल्टेंट जो है वो हमारे पास आया 13+6 रूट 3 का रूट। अब ये जो आया, अब इसका जो नेट डायरेक्शन होगा, ये जो आर आया मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? इस आर वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ होगा? मैग्नीट्यूड तो पता पड़ गया आपको कि 3 और 2 को जोड़ेंगे 30 डिग्री एंगल पे, तो ये बनने वाला है। पर इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो इसका डायरेक्शन मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे है अल्फा एंगल पे, तो वो निकलता है tan अल्फा। ये भी आपको पता होगा, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, ऐसा पढ़ा हुआ है। यस सर। तो b का वैल्यू कितना लोगे? तो जिसके साथ एंगल बन रहा है वो a माना जाता है, और जिसके एंगल के दूसरी तरफ वाला होता है उसको b बोलते हैं, है ना। ये r वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर इतना एंगल बनाएगा, मतलब ये कौन से एंगल पे होगा? तो जो एंगल बनाता है उसको a बोलते हैं, और उसके सामने दूसरा जो बच गया, दूसरा वेक्टर जो बच गया वो b होता है। तो b का मैग्नीट्यूड 3 है, तो यहाँ 3 रख दिया। sin 30 अपॉन a का वैल्यू 2 प्लस b cos 30, तो ये बनेगा 3 इंटू √3/2। सॉरी, हाफ हो गया ना, तो sin 30 तो हाफ होता है, तो ये हाफ हो गया, और ये 2 प्लस 3 इंटू √3/2, तो ये बन जाएगा 3/2 अपॉन 2 प्लस 2 4। ये एलसीएम लेना तो आता है ना? हाँ सर आते हैं। चलिए ठीक है, तो ये आ गया 3/4 प्लस 3√3। तो ये tan अल्फा का वैल्यू जो आया वो आया 3/4 प्लस 3√3, ऐसे आया। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात थी जो हमने की कि, तो इसका मतलब ये tan अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 3/4 प्लस 3√3, ऐसे आएगा। ठीक है, कई बार ऐसे नहीं निकाल के हम वेक्टर को रिजोल्व करके भी निकालते हैं। ये तो एक, जब स्टार्टिंग आप वेक्टर की पढ़ते हो ना, तब आपको ये तरीका समझाया जाता है कि दो वेक्टर हैं ये और ये, इनके एडिशन करो, थीटा है तो आप ऐसे करते हो a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ऐसे करके अंडर रूट कर देते हो। तो ये तरीका, जैसे जैसे आप वेक्टर में आगे बढ़ते जाते हो वैसे आप कंपोनेंट करना सीख जाते हो, और कंपोनेंट करना इससे ज्यादा आसान होता है। या जरूरी नहीं है ज्यादा आसान होता है, कई बार ये भी लगाते हैं, कई बार कंपोनेंट भी लगाते हैं, डिपेंड करता है कहाँ कौन सा ज्यादा फास्ट होगा उसके हिसाब से। चलिए, तो हमारे पास मान लो एक वेक्टर है इस तरफ 2 न्यूटन, और दूसरा वेक्टर है इस तरफ 3 न्यूटन, मान लो 60 डिग्री का एंगल। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे भी हो सकता है, एक वेक्टर 2 न्यूटन इस तरफ और दूसरा वेक्टर है 3 न्यूटन इस तरफ। अब मैं बोलूं इन दोनों का सम क्या होगा? इन दोनों का सम क्या होगा? 90 डिग्री पे करेंगे हाँ इस बार। 90 डिग्री। या आपकी सहूलियत के लिए एक 3 ले लो और दूसरा 4 ले लो, इसको 4 ले लो 2 की जगह, ओके सर। इसको भी 4 ले लो। इनका नेट रिजल्टेंट क्या हो? √37। √37 इस वाले में कि इस वाले यस। में? 60 वाले में? 90 वाले में, नहीं सॉरी 60 वाले में। अच्छा, 60 वाले में √37 होगा। ओके, ठीक है। तो आपने सिंपल किया a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा किया, है ना।
हाँ आपने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, तो cos 60 हाफ होता है तो ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा 9 प्लस 16 प्लस 12, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 12, तो √37। ठीक है, √37 है। तो एक तरीका ये है। चलिए दूसरा तरीका क्या है इसका, इसका दूसरा तरीका कंपोनेंट वाले से। देखो कंपोनेंट वाला थोड़ा सा वो भी ऐसे ही करना होगा। देखो 4 है, इस तरफ 4 है और इस तरफ क्या है 3 न्यूटन है, ये 60 डिग्री है। तो क्या करना होता है, इस 3 के 2 कंपोनेंट कर लो, 3 का एक कंपोनेंट इस तरफ कितना है, मैं समझी नहीं सर। मैं कह रहा हूँ ये जो 3 है ना 3, ये तो समझ में आ गया आपको। हाँ ये समझ आ गया। देखो ये बनेगा √37, रिजल्टेंट जो बना, किसका रिजल्टेंट, इन 3 को और 4 को जोड़ रहे हैं हम, वास्तव में 3 और 4 को जोड़ रहे हैं, लेकिन 3 और 4 को जोड़ करके 7 नहीं आ रहा, कितना आ रहा है, √37। √37 आ रहा है। ये दिमाग में बात फिट हो जानी चाहिए, क्योंकि एंगल पे जोड़ रहे हैं, वेक्टर को जोड़ रहे हैं, सिंपल एडिशन नहीं कर रहे हैं, मैथमेटिक्स वाला एडिशन नहीं है, यहाँ वेक्टर एडिशन है। तो इन दोनों को जोड़ करके √37 आ रहा है। अब ये √37 कौन सी दिशा में जाएगा, तो यहाँ पे उसकी मान लो इस दिशा में जाएगा, यहाँ से मान लो अल्फा एंगल पे गया आर, तो उसका आर की डायरेक्शन tan अल्फा निकल जाएगा, यहाँ पे निकाल लोगे वो तो, कितना आएगा tan अल्फा बताओ। मतलब ये जो √37 होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा वो भी तो निकालना पड़ेगा आपको, खाली हाँ √37 कहने सर। से काम नहीं चलेगा। मतलब इन दोनों को जोड़ करके जो √37 आया वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है, मतलब इसका जो नेट डायग्राम बनाओ ना मैं, इसका नेट डायग्राम तो ऐसा बनेगा, आपको ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और यहाँ पे आपको आर, इन दोनों 4 और 3 को हटा दो आप, क्योंकि 4 और 3 को तो जोड़ दिया आपने, उसकी जगह पे √37 है, और √37 कितने एंगल पे है वो निकालना है। तो tan अल्फा कैसे आएगा, tan अल्फा आएगा b sin 30 3√37। b sin 60 अपॉन a प्लस b cos 60, हाँ 3√3/7। 3√3, एक मिनट कर लें तो, बाय हाफ, नहीं कहाँ, 7 कहाँ आ रहा है, 8 + 3 तो 11 हो गया, अरे हाँ वो तो ये कितना हो गया tan अल्फा, 3√3/11, ये समझ में आया। हाँ सर। तो जो अल्फा आएगा वो आएगा tan इनवर्स 3√3/11, ऐसे आने वाला है। ठीक है, तो ये हमको पता पड़ गया कि इन दोनों को 3 और 4 को जोड़ोगे, तो इस ब्लॉक पे एक तो 3 लग रहा था और एक 4 लग रहा था, लेकिन अगर कोई जोड़ना चाहता है इन दोनों को हटा करके एक वैल्यू रखना चाहता है, तो इन दोनों को हटा करके एक वैल्यू क्या रख सकते हो आप, √37, और कितने एंगल पे रख सकते हो, अल्फा एंगल पे। बोलो क्लियर है बात। हाँ सर। देखो फिर वापस यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो देखो अब क्या होगा, अभी यहाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग केस आने वाला है। क्या इंटरेस्टिंग केस है सर, तो ये आएगा, ये आर का वैल्यू हमने निकाल लिया √37, ये अल्फा एंगल भी हमने निकाल लिया, और tan अल्फा का वैल्यू मैंने आपको निकाल के बताया है, क्या निकाल के बताया है, √3 चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, अभी नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, अभी मैं ये मेथड तो हमने सब निकाल लिया इसमें, अभी मैं कंपोनेंट वाला एक मेथड बताता हूँ आपको। उसमें क्या करना है, ये जो 3 है ना, 3 के 2 कंपोनेंट कर लो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो 3 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, ये वाला कंपोनेंट, इस 3 के 2 कंपोनेंट कर लेता हूँ, ये 3 न्यूटन है ना, हम्म। तो उसके 2 कंपोनेंट कर लो, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ आ रहा। देखो 3 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, ऐसे मैं आपको कह देता हूँ, जैसे मान लो 3 न्यूटन यहाँ पे है, इस सीधा है, और 3 न्यूटन वर्टिकल में है, ठीक है, या फिर 3 न्यूटन इस एंगल पे है, दोनों में डिफरेंस है, तीनों में डिफरेंस है, यस सर। तीनों में डिफरेंस है।
किसी ब्लॉक पे क्या डिफरेंस है उसको देख लेते हैं, एक मिनट यहाँ पे हटा दें। सी, किसी ब्लॉक पे अगर मैं 3 न्यूटन ऐसे लगाऊं तो ब्लॉक कहाँ चलेगा? सीधा चलेगा ऐसे। और अगर किसी ब्लॉक पे मैं 3 न्यूटन ऐसे लगाऊं तो ब्लॉक कहाँ चलेगा? ऊपर चलेगा। यस सर। और किसी ब्लॉक पे मैं 3 न्यूटन ऐसे टेढ़ा लगाऊं तो ब्लॉक कहाँ चलेगा? उसकी संभावना है वो सीधा भी चलेगा और ऊपर भी चलेगा, यस सर। है ना? तो जो इसीलिए हमने बोला कि अगर मैं 3 न्यूटन किसी एंगल पे लगाऊं, 3 न्यूटन अगर किसी एंगल पे लगाया जाए, फोर्स 3 न्यूटन का फोर्स किसी एंगल पे लगाया जाए किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वॉट एवर द ऑब्जेक्ट इज, तो ऑब्जेक्ट की अब दो टेंडेंसी होगी, अब ये ऐसे भी चलना चाहता है और ऑब्जेक्ट ऐसे भी चलना चाहता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कितनी वैल्यू से सीधा चलेगा और कितनी वैल्यू से ऊपर चलेगा, ये एंगल है मान लो थीटा। तो मान लो इस 3 की एक वैल्यू है एक्स और ये वाली वैल्यू है वाई। कर सकते हो ऐसे? यस सर। तो हम यहां से निकालेंगे x/3 इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा, और y/3 इज इक्वल टू साइन थीटा। y/3 ये y है, तो ये 3 तो ये वैल्यू है, ये वाला वेक्टर का वैल्यू 3 है। और मैंने कहा कि उसका एक कंपोनेंट यहां बनेगा और दूसरा कंपोनेंट यहां बनेगा। एक कंपोनेंट ये क्यों? क्योंकि ये 3 ऐसे लगाने से हॉरिजॉन्टल में भी चल रहा है, तो कितनी वैल्यू से हॉरिजॉन्टल में चल रहा है? तो x वैल्यू से चल रहा है, और y वैल्यू से कहां चल रहा है? तो वर्टिकल में चल रहा है। x/y cos थीटा होता है, x/3 cos थीटा होता है, ये बताया है कि नहीं पता है? हाँ पता है। और y/3 sin थीटा होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस sin थीटा होगा, ये बताया। तो इसका मतलब x का वैल्यू आ जाएगा 3 cos थीटा और y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 sin थीटा। मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ 3, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ 3 न्यूटन। और इसको y को क्या बोलेंगे? y को क्या बोलेंगे? वर्टिकल। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ 3 न्यूटन। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ 3 न्यूटन। चलिए, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो 3 cos थीटा। देखो, जो थीटा के साथ जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा cos थीटा वाला ही होगा, और थीटा के सामने जो कंपोनेंट बनता है वो sin थीटा वाला होगा, ऐसे याद रखो। मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको कर देता 4 और यहाँ पे अगर मैं एंगल कर देता 60 डिग्री और आपसे पूछता ये कंपोनेंट कितना होगा, ये कंपोनेंट कितना होगा, तो ये थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होगा? 4 cos 60। समझ में आ रहा है? यस सर। और उसके परपेंडिकुलर वाला क्या होगा? 4 sin 4 60। sin 60। और इन दोनों, ये दोनों किसके कंपोनेंट है? तो इस 4 के कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब है उसके हिस्से हैं 4 के। मतलब एक घर के 2 बंटवारे नहीं कर दिया, एक घर है उसके 2 हिस्से कर दिए, तो 4 के बराबर हिस्से नहीं हो रहे कि 2 से सीधा चलेगा और 2 से ऊपर चलेगा, ऐसा नहीं बात है। नहीं, ये अलग अलग हिस्से हैं, एक घर के 2 अनइक्वल हिस्से हैं। दिस टू शेयर्स आर ऑफ दिस 4 न्यूटन, बट दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। शेयर करना मतलब हमेशा इक्वल नहीं करना, क्योंकि वेक्टर है। ये किसी अलग शेयर से, किसी अलग कंपोनेंट से ये हॉरिजॉन्टल में चल रहा है और किसी अलग कंपोनेंट से वर्टिकल में चल रहा है। चलिए, तो एक एग्जांपल और भी देता हूं मैं आपको इसका। जैसे इसको इरेज कर दें तो, जैसे हमारे पास यहाँ पे लेट्स से 5 न्यूटन की एक मैंने लाइन ड्रॉ की, है ना? और ये एंगल मैंने कर दिया मान लो 37 डिग्री। तो इस 5 न्यूटन का एक कंपोनेंट यहाँ होगा और दूसरा कंपोनेंट ये होगा। ये बात क्लियर है? यस सर। है ना? वेक्टर एडिशन भी तो होता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक वेक्टर अगर ऐसे गया, दूसरा वेक्टर अगर ऐसे गया,
तो नेट रिजल्टेंट क्या होता है, एक के टेल से दूसरे के हेड तक जो मिलता है वो नेट रिजल्टेंट वेक्टर होता है। चलिए, यस सर। तो अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है, मतलब यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में कितना फोर्स लग रहा है, 5 cos 37। 5 cos 37। वर्टिकल में कितना फोर्स लग रहा है, 5 sin 37। 5 sin 37। देखो 5 cos 37 कितना होता है, cos 37 का वैल्यू कितना होता है, 4/5 होता है कि नहीं होता है? कैलकुलेट करना पड़ेगा। नहीं, cos 37 का वैल्यू याद रखो बेटा, cos 37 होता है 4/5 होता है, और sin 37 जो होता है ना वो होता है 3/5। अब याद कैसे रहेगा, 4/5 बड़ा होता है कि 3/5, देखो 4/5 0.8 होता है और 3/5 0.6 होता है। sin 37 sin थीटा जो होता है वो छोटा होता है। कैसे छोटा होता है, यस sin 0 0 होता है और cos 0 1 होता है यस सर। है ना। तो 0 मतलब कब तक छोटा होता है, 45 तक। 45 के बाद सिचुएशन बदल जाती है, sin 45 और cos 45 दोनों बराबर होते हैं। उसके बाद सिचुएशन बदल जाती है, जैसे sin 60 फिर बड़ा हो जाता है और फिर cos 30 छोटा हो जाता यस सर। है ना। मतलब 45 के उस तरफ कौन बड़ा होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। कैसे पता होना चाहिए, तो याद ऐसे रखना है कि sin 0 0 हुआ करता था और cos 0 1 हुआ करता था, ठीक है। sin 90 जो है वो 1 हुआ करता है और cos 90 0 हुआ करता है। मतलब यहाँ पे 0 के इस तरफ, मतलब 45 के इस तरफ कौन बड़ा है, cos बड़ा है कि sin बड़ा है, cos बड़ा है। cos बड़ा है। और 45 के उस तरफ कौन बड़ा हो जाएगा, sin बड़ा sin है, बड़ा है। ठीक है। तो ये 37 45 की इस तरफ आता है, तो cos 37 4/5 होता है और sin 37 3/5 होता है। ये वैल्यू याद होनी चाहिए आप, ठीक है। अच्छा, ओके सर। तो ये वैल्यू कितनी आई, 4, और ये वैल्यू कितनी आएगी, 3/5 करोगे तो 3 आएगी, यस सर। है ना। तो आपको देखो ये ट्राइंगल आपने 10th क्लास में पढ़ा भी हो, ये वाला ट्राइंगल आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा कि ये 5 होता है और अगर ये 3 होता है तो ये साइड 4 होगी। सॉरी, अगर ये साइड 4 है तो ये साइड 3 होगी। और उसका उल्टा भी संभव है, ये 5 होता है, ये अगर 3 है तो ये साइड कितनी होनी चाहिए, 4। और इसका मतलब ये 3 और 4 दोनों इस 5 के हिस्से हैं। इसका मतलब ऐसे नहीं ऐड कर देना 3 + 4 तो 5 कहाँ होता है सर, अरे 3 और 4 5 डायरेक्ट ऐड नहीं होगा, ये वेक्टर सम होगा इन 3 और 4 का। अभी इनका वेक्टर सम करेंगे अभी थोड़ी देर में। 3 और 4 का अगर वेक्टर सम करोगे आप तो आपको 5 ही मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, लेट्स सी, इसको भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। इसको पहले 3 और 4 का वेक्टर सम करके देखते हैं। ये 3 और 4 60 डिग्री वाला भी देखेंगे वेक्टर से। देखो ये मान लो है 3 और ये वेक्टर है मान लो 4, है ना। ये जे कैप और ये आई कैप, ये समझ में आता है आई कैप जे कैप क्यों लिखा मैंने। ये एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर में से प्रॉब्लम है। यूनिट वेक्टर में प्रॉब्लम है, हाँ सर, वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में प्रॉब्लम होती है। कोई बात नहीं वो भी हो जाएगा। मैं चलिए धीरे धीरे बताता हूँ सब चीजें। देखो ऐसा होता है कि ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है और यहाँ जेड एक्सिस बाहर होती है। जेड एक्सिस बाहर की तरफ, इस लैपटॉप से बाहर की तरफ है, मतलब ये जो आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है व्हाइट बोर्ड, उससे बाहर की तरफ, ठीक है। तो बाहर वाले को कैसे दिखाएं इसमें, तो इसको ऐसे मैंने बता दिया। अच्छा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ओके। तो किसी ब्लॉक पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, मान लो 3 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है और 4 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है। अभी आपसे पूछा जाए कि इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो कितना लग रहा है, 5 न्यूटन। हाँ यस, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक। तो अभी हमने देखा ना, क्योंकि 3 और 4 उस 5 के हिस्से हैं, तो इस पे नेट 5 लग रहा हो, कितने एंगल पे लग रहा है 5, कितने एंगल पे, 37। नहीं इस बार 37 पे नहीं लग रहा है, वो 4 इधर था नीचे था और 3 ऊपर था। खैर वो जो भी है, जितने भी एंगल पे लग रहा है वो निकाल लेंगे अपन बाद में। ये मान लो एंगल अल्फा,
ये 5 न्यूटन लगेगा। 53 पे लग रहा है सर। हाँ 53 पे लगेगा, यस 53। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि कुछ कुछ आइडिया आने लगा। देखो आई कैप का मतलब होता है एक्स एक्सिस में आई कैप बताते हैं, वाई एक्सिस देखो बार बार ऐसे लिखना कि 3 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस पे लग रहा है, 3 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, ऐसे लिखना अच्छा नहीं लगता, इतना लंबा लिखोगे, है ना। उससे अच्छा 3 आई कैप लिख दिया, इसका मतलब समझ में आ गया कि 3 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, दैट्स इट। और 3 जे कैप लिख दिया, मतलब 3 न्यूटन का फोर्स कहाँ लग रहा है, वाई एक्सिस की तरफ। वाई एक्सिस की तरफ, और 3 के कैप लिख दिया, मतलब 3 न्यूटन का फोर्स कहाँ लग रहा है, जेड जेड एक्सिस की एक्सिस तरफ। की तरफ। अच्छा, अभी दोनों का सम करना है, 3 आई कैप और 4 जे कैप का। तो क्या करना है, अगर इन दोनों का रिजल्ट, दोनों का सम करना है, इफ यू वांट टू सम दिन दिस फोर्सेस, अगर इनको आपको सम करना है, मान लो ये पहला फोर्स आपके पास है, दूसरा फोर्स है, और इसको आप सम करना चाहते हो, मान लो रिजल्टेंट निकालना चाहते हो, इन दोनों को ऐड करना है, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो यहां पर भी वही वाली बात है, आई और जे में कितना एंगल होगा, आई कैप ये होगा और जे कैप ये होगा, कितना एंगल है दोनों के बीच में, 90 डिग्री, 90। है ना। अच्छा, इस वाले का मैग्नीट्यूड कितना है, खाली 3। मतलब अगर मैं एक वेक्टर लिख दूं ए वेक्टर, इसको मैं बोल दूं ए वेक्टर, लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको मैं ए वेक्टर लिख देता हूं, और इस वाले को मैं लिख दूं बी वेक्टर, तो आपके पास ये पता पड़ गया कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है, और बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 है। हाँ तो इसको आप ए लिख सकते हो, इसको आप बी लिख सकते हो। अच्छा, अब रिजल्टेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे, या तो ऐसे निकालो, ए स्क्वायर, सॉरी ए का वैल्यू तो 3 है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, क्योंकि एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री है ना, इन दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री तो एंगल है ये, यस सर। है ना। तो ये वापस कितना आएगा, आर का मैग्नीट्यूड, 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, और ये हो गया 16, और 0 हो गया तो कितना हो गया 25, रूट 25, तो कितना आया ये 5। 5। तो ये पता पड़ गया 5 न्यूटन आया ये वाला। अब एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना आएगा, तो एंगल हॉरिजॉन्टल से निकालो, तो वो कैसे निकलेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, b sin थीटा विच इज नथिंग बट 90 डिग्री, क्योंकि ए और बी के बीच में एंगल, आई और जे के बीच में एंगल जो होगा वही ए और बी के बीच में एंगल होगा। तो बी की जगह क्या रखोगे, बी की जगह 4, तो लिखोगे 4 sin 90 डिवाइडेड बाय, इसको हटाओ, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी cos 90, cos 90 जीरो हो जाएगा, cos 90 जीरो हो गया, और ये बचा 4/3। tan 4/3 कितने किसके बराबर होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू 4/3। देखो ऐसा होता है, cos 37 मैंने बताया था आपको 4/5 होता है, और sin 37 3/5 होता है। अब वही केस अगर उसमें चला जाए अपन 53 में, तो sin 53 जो होता है वो बड़ा होता है, 4/5 हो जाता है, और cos 53 जो होता है वो हो जाता है 3/5। तो यहां से इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो आएगा tan 53, और tan 53 होता है 4/3, और tan 37 किसके बराबर होगा, 3/4। 3/4 के बराबर होगा। तो 4/3 है वो tan 53 है, तो अल्फा का वैल्यू 53 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं ऐसे। अच्छा, मैं आपको जो बता रहा था वो ये बता रहा था, ये बात क्लियर है यहाँ पे, ये सारी चीजें। हाँ सर। चलिए, देखो मैं आपको बता रहा था कंपोनेंट करना बता रहा था। अगर एक वेक्टर आपको दे रखा है इस तरफ 4 न्यूटन का, और दूसरा वेक्टर यहाँ दे रखा है 3 न्यूटन का, अभी मुझे पूछा है, इस वेक्टर को मैं लेट्स से ए वेक्टर बोल देता हूँ, और इस वेक्टर को बी वेक्टर बोल देता हूँ, और ये 60 डिग्री का एंगल है। तो एक तरीका तो सिंपल है डायरेक्ट आपको ऐड करने का, जो आपको a√a² b² करके कर लेते हो। दूसरा तरीका क्या है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस 3 के मैं 2 कंपोनेंट कर लेता हूँ, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि अगर 3 ऐसे लग रहा है 60 डिग्री पे, तो इस 3 के 2 कंपोनेंट कर लूंगा, एक में हॉरिजेंटल
और दूसरा वर्टिकल। तीन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, एक सीधा सीधा और एक वर्टिकल। तो सीधा सीधा कंपोनेंट कितना होगा इसका, तीन का? 3 cos 60। 60। ये आ जाएगा 3 cos 60, ये सीधा कंपोनेंट हो गया। और वर्टिकल वाला कंपोनेंट कितना होगा? 3 3 sin sin 60। 60। मतलब ये है कि तीन के दो हिस्से कर लिए गए, एक 3 cos 60 करके और एक 3 sin 60 करके। चलिए ठीक है। अभी देखो हमको क्या करना था, हमको इस तीन को और इस चार को जोड़ना था, मतलब इस ए बी वेक्टर को और ए वेक्टर को जोड़ना था। हमारे पास काम ये था ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ना। तो ए वेक्टर जो है वो तो इस तरफ है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है? तो ये डायरेक्शन कौन सी है? ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। मतलब ये डायरेक्शन आई कैप वाली है और ये डायरेक्शन किस कौन से वाली है? जे जे कैप। कैप वाली, है ना? तो इस ए वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ 4 आई कैप। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। है ना? और इस बी वेक्टर को भी मैंने दो हिस्से कर दिए, ये आई कैप वाला कर दिया और ये वाला हिस्सा कौन सा कर लिया? जे जे कैप कैप। वाला, है ना? तो बी वेक्टर क्योंकि इन दोनों का सम है, इन दोनों का ही तो सम है, इसका और इसका, इन दोनों का सम है बी वेक्टर। तो बी वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 cos 60 आई कैप प्लस 3 sin 60 जे कैप। देखो एक तरीका तो आपको समझ में आ ही गया कि अगर इसका रिजल्टेंट निकालना है तो सीधा ये करो काम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करके। तो ये तो आपको समझ में आता ही है, पर मैं यहाँ कंपोनेंट वाला बता रहा हूँ कि कंपोनेंट से कैसे करो। फिर tan अल्फा भी आपको निकालना आता है, तो tan अल्फा निकाल लो, b sin 60 अपॉन a प्लस बी cos 60 करके निकाल लो, जो निकालना सब निकल जाएगा इससे। दूसरा आई कैप जे कैप में चल रहे हैं, तो आई कैप जे कैप से कैसे रिजोल्व करें? तो ए को मैंने ये निकाल लिया, बी को ये, अब दोनों को जोड़ दो सीधा। तो क्या रखोगे? 4 आई कैप प्लस 3 cos 60 आई कैप प्लस 3 sin 60 जे कैप। ये क्लियर है? यस सर। चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, आई कैप वालों को एक साथ रख लेता हूँ, जे कैप को अलग रख लेता हूँ। तो याद आएगा 4 प्लस 3 cos 60 कितना होता है? 1/2, 3/2 आई कैप प्लस 3 sin 60 कितना होता है? √3/2 इंटू जे कैप। तो हो जाएगा 8 प्लस 3 11, 11/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। अब इन दोनों का सम करना है, इन दोनों का सम करना मेरे को आता है। कैसे आता है? देखो जब भी कभी ऐसा वेक्टर आए ना, तो इसका सम आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। कभी भी ऐसे रिजोल्व कर लेते हो ना, आई कैप और जे कैप में दो चीजों को जब निकाल के ले आते हो, तो उसका सम आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? देखो बताता हूं मैं, क्योंकि ये कैसे बनेगा। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया है इसको। जैसे कोई वेक्टर है आर वेक्टर, इसको अगर मैं दो वेक्टर में लिख दूं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो क्या होना चाहिए? एक्स यहाँ पे होगा और वाई यहाँ पे होगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट तो यही होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। ये रिजल्टेंट क्या होगा? ये होगा √x² प्लस वाई स्क्वायर। हाइपो वो कौन सी थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम। यस सर। तो ये डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा अगर आप किसी चीज को ऐसे निकाल लोगे तो ये ऐसे भी आ जाएगा √11/2 होल स्क्वायर प्लस 3√3/2 होल स्क्वायर। ये इसका आर का डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकल गया। और इन दोनों के बीच में एंगल कैसे निकलेगा? तो ये एंगल अल्फा डायरेक्ट निकलेगा, tan अल्फा। कैसे निकलेगा? y/x परपेंडिकुलर बाय बेस, यही तो होता है। यस। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। थोड़ा बता रहा होगा, ज्यादा नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो ये वेक्टर, जो आर वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर जो बना, रिजल्टेंट वेक्टर, देखो मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगा तो आप समझ में आ जाएगा। वो दो से मिलकर बना है, एक तो 11/2 आई कैप से मिलकर बना है, और एक मिलके बना है 3√3/2 जे कैप से मिलके बना है। और ये हमारे पास एंगल अल्फा है, तो हमने यहाँ पे tan अल्फा डायरेक्ट निकलेगा, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो 3√3/2 डिवाइडेड बाय 11/2, ये कैंसिल हो गया।
तो आएगा 3√3/11। ऐसा ही पहले भी आ रहा था, यस सर। है ना। और इसको भी सॉल्व करोगे तो ये भी आंसर आ जाएगा आगे। चलिए, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसको आप इस तरीके से करके बताओ कि कैसे सॉल्व करोगे। एक वेक्टर है इस तरफ 2 न्यूटन का, 37 डिग्री एंगल पे 20 न्यूटन ले लो। और दूसरा वेक्टर इस तरफ है 10 न्यूटन का 53 डिग्री के एंगल पे। ये वेक्टर है लेट्स से ए वेक्टर, और ये वेक्टर है बी वेक्टर। आपको ए प्लस बी वेक्टर निकालना है। ओके सर, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ए स्क्वायर वाला बी स्क्वायर? लगा के देखो आपका आता है आंसर। बताओ ए और बी के बीच में कितना एंगल है, कैसे पता पड़ेगा? व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? ये पता है, वो दो वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा टेल और टेल के बीच में निकलता है, हाँ या हेड और हेड के बीच में निकलता है, दैट यू नो? यस, हेड एंड टेल के बीच में। नहीं, हेड एंड टेल के बीच में नहीं निकलता। या तो टेल और टेल, इसका भी टेल होना चाहिए और नीचे वाले का भी टेल होना चाहिए, या ऊपर वाले का भी हेड होना चाहिए और नीचे मतलब बी वेक्टर का भी हेड होना चाहिए। दोनों का हेड हेड होगा, अगर मिल रहा होगा तो ही एंगल निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। या दोनों का टेल टेल होगा तो एंगल निकलेगा। ये दैट यू नो और नॉट? नो, आई डोंट नो। यू डोंट नो? तो चलिए पहले तो इसको सीखते हैं, इसको बाद में करेंगे। देखो, जब भी दो वेक्टर होते हैं, जैसे मान लो मैंने आपको ये वेक्टर बना दिया 5 न्यूटन का, और दूसरा वेक्टर मैंने ये बना दिया ये वाला। मैं न्यूटन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि फोर्स फोर्स के हिसाब से, अदरवाइज वेलोसिटी वेक्टर भी हो सकता है, एक्सेलरेशन वेक्टर भी हो सकता है। ये 2 न्यूटन का, और दोनों के बीच में एंगल है लेट्स से 80 डिग्री। तो बताओ इस F1 और F2 वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 80 डिग्री है या कुछ और है? कुछ और है। कुछ और है तो क्या है? 80 डिग्री नहीं है, ये बात क्लियर है? हाँ हाँ देखो, क्योंकि ये इसका हेड है, हेड समझते हो ना, ये एरो वाला, हाँ और ये पीछे वाला इसका टेल है। लेकिन इसका हेड आगे आगे, तो ये टेल और हेड के बीच में एंगल नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। तो इसमें एक वेक्टर की प्रॉपर्टी यूज लेंगे। वेक्टर की क्या प्रॉपर्टी यूज लेंगे? वेक्टर की प्रॉपर्टी ऐसे यूज लेते हैं कि हम इस किसी भी एक वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर को पैरेलल कहीं भी शिफ्ट, जैसे ये वाला वेक्टर है ना, इसको आप दुनिया में इसके पैरेलल कहीं भी रख सकते हो। आप यहाँ रख सकते हो इसको, आप चाहो तो यहाँ रख सकते हो, आप चाहो, क्योंकि ये वेक्टर नहीं बदलेगा, क्योंकि उसकी लंबाई भी उतनी है और उसकी डायरेक्शन भी वही है। वेक्टर में दो ही तो चीजें होती हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो मैं क्या काम करता हूँ, इस वेक्टर को उठाकर कहीं भी रख सकता हूँ। तो या तो मैं इस वेक्टर को उठा के इसके टेल पे रख दूं, ये समझ में आ रही है बात? हाँ सर। तो अब इसकी टेल और इसकी टेल मिल गई, यस सर। तो अब इनके बीच में जो एंगल बनेगा वही एंगल कहलाएगा, ये वाला एंगल। तो क्या एंगल है देखो? 100। नहीं, हाँ 100 डिग्री, समझ में आ गया आपको, ये 100 है।
क्योंकि ये वाला एंगल तो 80 है, तो ये बचा कितना, 100 डिग्री। बोलो क्लियर है? यस सर। है ना? या फिर आप एक काम कर सकते थे कि इसको उठा करके नीचे भी रख सकते थे। देखो इस वेक्टर को उठा करके इसके पैरेलल कहीं भी रख दो, या इसको नीचे भी कहीं भी शिफ्ट शिफ्ट कर दो। इसको उठा करके मैं यहाँ भी रख सकता था। तो अब मैं अगर इस F1 को उठा करके मैंने पीछे रख दिया, क्योंकि तो अब भी F1 ही रहा, ये चेंज नहीं हुआ। F1 को यहाँ रखो या पीछे रख दो, वो F1 ही रहेगा। या F1 को दुनिया में यहाँ रख दो, तब भी वो F1 ही रहेगा। इसको हटा के दूर यहाँ रख दो, लेकिन डायग्राम में वही दिखाएंगे जहां पे F1 लग रहा है। अब मान लो आदमी यहाँ खड़ा हुआ और आप F1 में लगाओगे तो उससे कोई मतलब निकलेगा नहीं। मान लो मेरा ब्लॉक यहाँ पे, तो मैं F1 तो ब्लॉक पे लगाऊंगा ना, हवा में थोड़ी लगाऊंगा ऐसे। पर यस सर। अगर लगा भी दो आप, तो ये दोनों वेक्टर एक ही वेक्टर है। पर हमको ये भी समझना है साथ साथ कि उसी चीज पे लगाना है जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी लगा दो, हालांकि दोनों चेंज नहीं हुए, अभी भी F1 है, अभी भी F। ठीक है, चलिए ये बात हुई। तो F1, तो अभी कैसे पता पड़ा ये 80 है, तो ये बचा कितना, 100। तो ये 100 डिग्री एंगल हुआ। दोनों तरीके से देखो, हेड और हेड के बीच में एंगल निकाल लिया तब भी 100, और टेल के बीच में निकाल लिया तब भी 100। बोलो क्लियर है? यस सर। तो ऐसे वेक्टर के बीच में एंगल निकले। चलिए एक आध एग्जांपल करते हैं। ये और ये एंगल है 290। बताओ वेक्टर ए और बी के बीच में कितना एंगल? क्या 290 तो नहीं होगा, ये तो ज्यादा मैंने 290 बाहर वाला होगा, ये वाला, सॉरी। ये 290 कैसे हो जाए? 70 डिग्री। ये 290 होगा, और ये एंगल होगा 70। 70 डिग्री। तो कौन सा एंगल होगा, 290 होगा कि 70? क्योंकि दोनों टेल के बीच में बन रहा है। 70 डिग्री होगा। 70। देखो एंगल 180 से कम भी होना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखनी है। तो या तो 180 होगा या 180 से कम। देखो क्योंकि टेल और टेल के बीच में 180 से बड़ा भी बन गया और 180 से छोटा भी बन गया, तो अब इन दोनों में से कौन सा लोगे? 180 से कम। हाँ, तो 70 डिग्री लोगे। क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं ऐसा। ये और ये और ये 120 डिग्री। बताओ वेक्टर ए और बी के बीच में कितना एंगल? 60 डिग्री। या 60 डिग्री। कैसे किया आपने? आपको पता पड़ गया आपके सर पीछे वाला एंगल जो होगा वही होगा ऐसे, है ना? यस सर। हाँ, क्योंकि 180 से माइनस कर देना। तो ऐसे भी आप शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हो, एक बार जब समझ में आता है तो। या फिर क्या करो कि ये वेक्टर है ऐसा, ये इसकी टेल है और ये इसका हेड है। ठीक है, अब ये वाला वेक्टर है, इसको मैं पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ। तो मैं चाहूं तो इसको उठा के यहां रख दूं, पर उससे कोई हल होगा? हाँ, उससे भी हल होगा, ये हेड और हेड मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर तो देखो इसको मैं चाहत करके यहाँ पे रख देता हूँ, उठा कर यहाँ रख दिया, तो ये एंगल 120 है। तो ये वाला एंगल कितना बचा? 60। 60 डिग्री। या फिर मैं चाहता हूं कि इसको उठा करके यहाँ नीचे रख दूं, तो मैं इसको उठा के नीचे रख देता हूँ, ये वाला यहाँ रख दिया। तो अब ये 120 है, तो बचा कितना? 60। 60 डिग्री। तो ये जो एंगल बना वो टेल और टेल के बीच में बना, दोनों टेल है। उसकी इस वाले की भी टेल है और इस वाले की भी टेल है, और ये जो है दोनों का हेड है, इसका भी हेड है और इसका भी हेड, बोथ हेड, हेड और हेड। बोलो क्लियर? यस सर। चलिए, तो ये हम जो सवाल कर रहे थे, व्हाट वी वर डूइंग इज दिस पर्टिकुलर थिंग। यहाँ पे 10 न्यूटन, और यहाँ पे ये एंगल हमने लिया था 53 डिग्री, और यहाँ पे हमने लिया 20 न्यूटन, और ये हमने लिया 37 डिग्री। अब हमने क्या कहा कि इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, या इन दोनों को जोड़ना है। मान लो ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, तो सबसे पहले अगर आप वो मेथड करना चाहते हो, इफ यू वांट टू अप्लाई दिस मेथड, कि आर इज इक्वल टू, अगर आर वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर है
और आप ये चाहते हो कि मैं सर इससे निकालूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो इसमें थीटा क्या होता है? ए और बी के 90। बीच का एंगल, नहीं 90 नहीं होता है, ए और बी के बीच का एंगल होता हाँ है ना, हमेशा 90 थोड़ी होता है एंगल बिटवीन। हाँ, नहीं इस क्वेश्चन में 90 है। अच्छा इस क्वेश्चन में 90 है, चलिए देख लेते हाँ हैं एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी कैसे निकलेगा? तो एक काम करें, इसको थोड़ा सा आगे खिसकाएं तो इसको थोड़ा सा पीछे खिसकाएं, ऐसे। तो ये अगर 53 है तो ये 53 है, 37 है तो ये 37 है, तो ये टोटल हो गया 90, तो ये भी 90 हो गया। समझ में आया? हाँ है ना, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90। या एक काम करो, इसको उठा करके यहां रख दो, तो ये 37 हो गया। तो इन दोनों की ये एंगल कितना हुआ, ये वाला बचा? 90। ये टोटल 180 होना चाहिए, ये यहाँ से यहाँ पे पूरा 180, इसमें 53 हो गया, 37 ही हो गया, तो ये बचा इन दोनों के टेल और टेल के बीच में 90 डिग्री एंगल बचा। ये इसकी भी टेल है और इसकी भी टेल है, बोलो क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलिए ठीक है। तो अब 90 डिग्री है तो अब ऐसे निकाल सकते हो आप, कैसे निकाल सकते हो? लेकिन 90 नहीं होता तब भी निकल जाता, खैर एंगल तो निकल ही जाता। तो आप कैसे ए और बी को कैसे निकालोगे, ए प्लस बी कैसे करोगे? तो सिंपल हो गया, ये tan हो गया सर, और एक लग रहा है यहाँ 90 डिग्री के एंगल पे। तो अब क्या करना है, इसमें तो कुछ नहीं बचा, तो आर आ जाएगा ए स्क्वायर रूट प्लस बी 500। स्क्वायर, तो दैट इज 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, और कॉस वाला पूरा क्वांटिटी तो जीरो हो जाएगा, कॉस 90 ज्यादा जाएगा, तो रूट 500 ये ठीक है। सो रूट 500 आएगा। अच्छा इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी इस आर की? निकाल। तो यहाँ पे डायरेक्शन निकालना थोड़ा सा हार्ड तो नहीं पड़ेगा, वैसे निकाल सकते हो। tan अल्फा इज इक्वल टू 20 sin 90 डिवाइडेड बाय tan प्लस 20 cos 90। तो cos 90 जीरो होता है, तो ये आ जाएगा 2, हाँ सर। है ना। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 2 पे इसकी डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो होगा वो इससे इस वाले tan से कितना बना रहा होगा, अल्फा एंगल बना रहा होगा। तो हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रहा होगा वो देखना है। देखो मैंने यहाँ क्या दे रखा है, tan इस तरफ दे रखा है और 20 इस तरफ दे रखा है, और हमारा जो रिजल्टेंट आ रहा है ना वो इस tan से कुछ एंगल बना रहा है अल्फा, जिसका tan अल्फा है 2, और हॉरिजेंटल से कितना है तो उसमें 53 और ऐड करना पड़ेगा। बोलो क्लियर हाँ क्लियर है ना? अगर कोई पूछे कि ये जो रिजल्टेंट है जिसका वैल्यू है रूट 500, ये रिजल्टेंट 500 जो है वो हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रहा है, तो tan अल्फा नहीं बना रहा है, हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा प्लस, tan अल्फा प्लस। नहीं tan अल्फा प्लस नहीं, अल्फा प्लस 53। अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स 2 है। ये ओके। इनवर्स वाला पता पड़ता है आपको, इधर जाता है tan तो इनवर्स हो जाता है। हाँ चलिए, तो अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स 2 है और 53 और ऐड करना है, तो एंगल आएगा tan इनवर्स 2 प्लस 53। देखो कई बार, देखो ये तो समझ में आ गया आपको। अब कई बार क्या होता है, कंपोनेंट के कंपोनेंट करने पड़ते हैं आपको, कि सर कंपोनेंट के क्या कंपोनेंट करते हैं। तो देखो ऐसा होता है, हाँ बोलो। बोलो हेलो। हाँ सर। कुछ कुछ काम आ गया? नहीं वो एक्चुअली दादी बुला रही थी, सॉरी बड़ी सर। अच्छा ओके ओके, चलिए। सर आपने क्या क्वेश्चन पूछा था? मैंने पूछा कि कई बार कंपोनेंट के कंपोनेंट करने होते हैं। कंपोनेंट के कंपोनेंट ये एक अलग कंसेप्ट, अलग कंसेप्ट क्या है, कई बार हमने कर भी रखा। जैसे कई बार क्या होता है कि आपको दो कंपोनेंट दे रखे होते हैं, वेक्टर नहीं दे रखा होता, उसके दो कंपोनेंट दे रखे होते हैं, और एक चीज दे रखी, जैसे दो कंपोनेंट दे रखे हैं कि मान लो एक वेक्टर है, हॉरिजेंटल कोई वेक्टर है ना, हॉरिजेंटल वेक्टर, वेक्टर का वैल्यू नहीं दे रखा, उसके दो कंपोनेंट है ऐसे दे रखा है। मतलब इस वेक्टर के दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है जो इससे कुछ एंगल बना रहा है,
60 डिग्री, ठीक है, और उसका वैल्यू है मान लो 2, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो इससे बना रहा है एंगल लेट्स से 30 डिग्री, ये भी 2 मान लेते हैं, खैर मैंने वैल्यू इसलिए ली 45 डिग्री ले लेते हैं, अब 90 वाला फिर समझ जाओगे आप, ठीक है 45 डिग्री ले लेते हैं। तो ये जो वेक्टर है वो कितना होगा वो निकालना है, मतलब समझे आप मैंने क्या किया, दो, एक वेक्टर है, कोई वेक्टर है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल नहीं कहीं भी हो सकता है, पर मैं फिलहाल के लिए हॉरिजॉन्टल ले रहा हूँ, उसके दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट 2 है जो कि 60 डिग्री पे लग रहा है, उस वेक्टर से यहां से 60 डिग्री बना रहा है, और दूसरा कंपोनेंट भी 2 है जो कि उससे 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो आपको पूछा है कि ये जो वेक्टर है ए वेक्टर वो कितना होगा, मान लो ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, और ए वेक्टर जो है वो बी और सी से मिलकर बना है, तो इस वाले केस में क्या करोगे, वेक्टर एडिशन ही करेंगे वो वाला कैसे फॉर्मूला। कैसे करोगे, तो देखो इस वाले केस में वेक्टर एडिशन करने जाओगे ना थोड़ा लेंदी पड़ेगा, आप उससे ज्यादा आसान क्या कर सकते हो पता है, कंपोनेंट मेथड यूज कर सकते हो, क्योंकि कंपोनेंट दे रखे हैं तो कंपोनेंट को कंपोनेंट से ज्यादा आसानी से सोल्व किया जा सकता है। कैसे, ऐसे, ये आपको 2 दे रखा है 45, तो इस 2 के मैं 2 कंपोनेंट कर लेता हूँ, इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा, इस तरफ होगा 2 cos 45। यस 2 cos 45, और इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा ऊपर की तरफ, 2 sin 45। 2 sin 45, है ना, तो इस 2 के मैंने 2 कंपोनेंट कर लिए, एक तो 2 sin 45, और खैर इसका वैल्यू नहीं देता, मैं इसको सी कर देता हूँ, दोनों 2 2 गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको सी का और सी का वैल्यू नहीं दिया, इसको इसका वैल्यू 2 दे रखा है, खाली हॉरिजॉन्टल निकालना है, और नीचे हमारे पास है ऐसा, ये सी वैल्यू दे रखा है सी वेक्टर, और ये है मान लो 60 डिग्री पर, तो आपको ये इसका एक कंपोनेंट इस तरफ कितना होगा, इसका होगा c cos 60, cos 60, और नीचे वाला कितना होगा, c sin 60। सी sin 60। अभी देखो अभी क्या देखोगे इधर, कि आपका जो नेट वेक्टर, देखो ये ए वेक्टर 2 वेक्टर से मिलकर बना है, एक तो बी और दूसरा सी, समझ में आ गया, यस सर। और ए वेक्टर है हॉरिजॉन्टल, इस तरफ है, हॉरिजॉन्टल है मतलब इसका मतलब ये है कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर अगर मिल जाए तो हमारा कौन सा वेक्टर आ जाएगा, ए ए। वेक्टर आ जाएगा, इसका मतलब जो ए वेक्टर है बेसिकली इन दोनों से मिलकर बना है, तो इन दोनों का क्या हो, इन दोनों कंपोनेंट का क्या हो, ये दोनों कंपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो देखो ए का वैल्यू सीधा निकल गया 2 cos 45 प्लस सी साइन 60, देखो इतना आसानी से, और ये आपस में क्योंकि ये ऊपर लग रहा है और ये नीचे लग रहा है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो 2 sin 45 इज इक्वल टू सी साइन 60, तो इधर से सी का वैल्यू भी निकल जाएगा, ये आ जाएगा 1/√2, ये आएगा 3/2, तो आ जाएगा 4/√6, ये सी का वैल्यू आ गया, ये समझ में आया 4/√6 कैसा है, हाँ सर। ये 2 × 2 4 और नीचे आ जाएगा √6, तो सी का वैल्यू है 4/√6, इसको यहाँ रख दो 2/1/√2 प्लस 4/√6 और ये √3/2, तो ये भी हो जाएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे √2 बचेगा, खाली 2√2 बचेगा, तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 ऊपर आ जाएगा, 4/2√2 प्लस 4/2√2, तो नीचे ऊपर आ जाएगा 8/2√2, दैट इज 4/√2, ये समझ में आएगा कि हाँ सर। ये ए वेक्टर का वैल्यू है, अगर आप उसको उस तरीके से करने जाते हैं तो ये कितना एंगल बनता, और वो एंगल भी पता नहीं कितना बनता, 60 + 45, तो ये आता 105 डिग्री का एंगल, थोड़ा लेंथी पड़ता, यहाँ यस डायरेक्ट सर। कंपोनेंट के कंपोनेंट करके थोड़ा सा आसान हो गया, तो कई बार कंपोनेंट के कंपोनेंट करने पड़ते हैं, जैसे ये 2 और सी मैंने 2 कंपोनेंट दे रखे थे ए वेक्टर के, मैंने सी के 2 कंपोनेंट किए, मतलब मैंने क्या किया यहाँ पर, व्हाट आई डिड इज
एक बार फिर से मैं आई कैप जे कैप से बता देता हूँ इसी चीज को आपको, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि सर क्या चल रहा है। मैंने यहाँ पे इस वेक्टर को बोला I consider this vector as let's say b वेक्टर, है ना, इसको b लिया, इसको c लिया। b वेक्टर के दो कंपोनेंट किए, एक तो मैंने किया 2 cos 45, तो अगर मैं x एक्सिस इस तरफ ले लूं और y एक्सिस इस तरफ ले लूं तो ये कौन सा हो जाएगा, माइनस x एक्सिस, तो माइनस आई कैप हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और ये प्लस आई कैप हो जाएगा, हाँ। ये प्लस जे कैप हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप हो जाएगा। बोर तो नहीं हो रहे हो? नहीं सर, नहीं। नहीं बोर हो रहे हो तो बोल देना कि सर क्या चल रहा है सर। चलिए, तो ये माइनस आई कैप हो जाएगा, तो ये वाला जो आएगा क्वांटिटी 2 cos 45 वो हो जाएगा माइनस आई कैप, तो आ जाएगा -2 cos 45 आई कैप, ये नेगेटिव जाएगा ना ये, और ऊपर वाला क्या होगा, ये वाला क्या होगा, ये वाला होगा 2 साइन, नहीं, हाँ 2 साइन 45 जे कैप। जगह। तो बी के दो कंपोनेंट है, एक तो है -2 cos 45, देखो ये 2 किसका कंपोनेंट है, ए का, लेकिन 2 cos 45 किसका कंपोनेंट है, बी का, है ना, और बी का एक कंपोनेंट और भी है 2 sin 45 जे कैप बी, तो यहाँ पे एक और ऐड कर लेंगे 2 sin 45 जे कैप। चलिए ठीक है, प्लस सी, तो ये बी के दोनों में लिख दिया मैंने, अब प्लस सी लिखता हूं, तो सी की जगह क्या लिखूंगा, ये कौन सा, ये भी नेगेटिव है, तो माइनस में जाएगा ये भी, तो माइनस सी cos 60 आई कैप एंड माइनस, ये भी नेगेटिव जा रहा है, माइनस जे कैप, माइनस सी साइन 60 जे कैप। तो हमारे पास जो ए वेक्टर है, और ए वेक्टर की डायरेक्शन पता है कि आई कैप होना चाहिए, ए वेक्टर आई कैप माइनस आई कैप होना चाहिए, क्योंकि ए वेक्टर भी नेगेटिव है, तो ए वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड होगा और माइनस आई कैप होना चाहिए, तो ए वेक्टर क्या होगा हमारे पास, ए माइनस आई कैप होगा। अच्छा, और ये पूरा जो है इसको हटाओ, तो ए वेक्टर ये होना चाहिए, और ये पूरा जो है उसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूं आपके सामने, तो इसको लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, -2 cos 45 आई कैप माइनस सी cos 60 आई कैप, मैं आई कैप वाला एक साथ ले लेता हूँ, इन दोनों को एक साथ ले लिया, और जे कैप वाले को एक साथ ले लो, प्लस 2 साइन, इतना जे कैप करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मैंने वहां से निकाल ही लिया था वैसे, पर फिर भी आपको ये आई कैप जे कैप से ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये इसी से वो शॉर्ट ट्रिक निकली है। इसीलिए शॉर्ट ट्रिक क्या निकली है, कि खाली आई कैप का वैल्यू होगा वही ए का होगा, और ये पूरा के पूरा क्वांटिटी क्या होना चाहिए, ये पूरी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए जे कैप वाली, क्योंकि ए तो खाली कैंसिल। आई कैप ही है, ए तो माइनस आई कैप ही है, हाँ। तो ये पूरी पूरी क्वांटिटी कैंसिल होनी चाहिए। इसका मतलब 2 साइन 45 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, सी साइन 60 के बराबर, और वहां से सी का वैल्यू अपन निकाल के लाए थे 4/√6, यस सर। है ना। चलिए, देखो इसमें बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, कई बार आपको दो वेक्टर दे रखे होते हैं, तो तीसरा मतलब ऐसे निकालना होता है। अभी कोई शीट है क्या आपके पास, ये चलो हाँ आज सर, आज के बुक है। बुक है, तो क्या सवाल बताओ मुझे बुक में से जो आपको नहीं आता हो। वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन है। बताओ। A body moving along a straight line ओके, तो बॉडी मूविंग, travels ट्रैवल 1/3 of the total distance 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस with speed 3 meter per second. 3 मीटर पर सेकेंड, The remaining distance is covered रिमेनिंग दैट इज 2/3 ना, हाँ, with the speed 4 meter per second for half the time फॉर हाफ टाइम ओके, and 5 meter per second for the other half of the time. ओके एंड 5 मीटर पर सेकेंड फॉर अदर हाफ टाइम, The फॉर average speed is अदर हाफ, एवरेज स्पीड निकालनी है ना। देखो, अगर आपको इसमें दिक्कत है तो वी एवरेज क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम,
यही तो होती है। हाँ तो अब आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस निकालनी है और टोटल टाइम निकालना है, बस यही काम करना है, एवरेज स्पीड आ जाएगी। देखो टोटल डिस्टेंस हमको नहीं पता, तो मान लो टोटल डिस्टेंस में मान लेता हूं x, ठीक है। x का 1/3 मतलब कितना हुआ, x/3, यस सर। और 2/3 मतलब 2x/3। यस सर। अभी 2x/3 दो समय में चला होगा, एक मान लो चला है t और दूसरा भी समय चला है t, क्योंकि दोनों हाफ टाइम। तो मान लो 2t समय है इसको चलने का, समझ में आ रहा है, या टोटल t समय हाँ मानोगे तो इसको t/2 कर दोगे, इसको भी t/2 कर दो। पर ऐसा क्यों करूं, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि यहां से यहां चलने का समय 2t है। मैं 2t इसलिए लिया क्योंकि अगर मैं t लेता तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता, t/2 यहाँ देना पड़ता और t/2 यहाँ देना पड़ता। तो उसकी जगह मैं एक काम करता हूँ, मैं टोटल टाइम को 2t मान लेता हूँ, ठीक है। तो t समय यहाँ चला और t समय यहाँ चला, तो t समय जो चला वो 4 मीटर पर सेकेंड से चला, और बाकी t समय कितने समय से चला, 5। 5 मीटर पर सेकेंड से। ऐसे टोटल 2t समय चला, और ये टाइम नहीं पता मुझे, तो इस टाइम को मैं मान लेता हूँ t1, है ना। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया x, और टोटल टाइम कितना हो गया, t1 + 2t। यही तो हुआ, हाँ है ना। अच्छा, ये जो t1 समय चला कितने मीटर पर सेकेंड से, 3 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, तो अब एक काम करता हूं, मैं इस t1 और t को हटा देता हूं, ऐसा कुछ करता हूं कि यहां से कुछ हटे। तो एक काम करता हूं, x/3 किसके बराबर है, ये डिस्टेंस किसके बराबर होती है, डिस्टेंस होती है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। हाँ पता है ये फॉर्मूला, हाँ। हाँ स्पीड है 3 और टाइम है t1, तो स्पीड है 3 और टाइम है t1, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो x/3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। हम्म, अच्छा, आएगा। यहां पर भी आएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 2x/3। ये समझ में आया। हाँ सर आ गया। देखो इसकी स्पीड को इसकी मल्टीप्लाई करोगे, इस स्पीड को टाइम को, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, मान लो ये डिस्टेंस x1 है, और इसकी स्पीड को उसी टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिस्टेंस x2 आ जाएगी। पर x1 और x2 को दोनों को जोड़ोगे तो वापस 2x/3 आना चाहिए, 2/3 ऑफ डिस्टेंस, यस सर। है ना। तो 2x/3 जो है वो किसके बराबर है, 4t + 5t के बराबर। अच्छा, तो यहां से मैं t1 का वैल्यू निकाल सकता हूं, t1 का वैल्यू आएगा x/9, और ये यस कितना सर। हुआ, ये 90 हुआ, 90 हुआ ना ये, 2x/3 इज इक्वल टू 90। तो यहां से मैं t का वैल्यू निकाल सकता हूं, कितना आएगा, 2x/27। ये 9 नीचे ले जाऊंगा तो 27 हो जाएगा। यस सर। अभी मैं क्या क्या करता हूँ, यहाँ t1 का वैल्यू x/9 पुट कर देता हूँ और t का वैल्यू 2x/27 पुट कर देता हूँ, x/9 प्लस 2x/27। तो ये x x और x कैंसिल आउट, तो 1/, अब क्या करना है, यहाँ 1/9 + 2/27, ठीक है। अब इसका एलसीएम वगैरह लेके आंसर निकालो कितना आता है, 27। खाली 27, आंसर देख लिया पीछे। नहीं 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 नहीं, आंसर नहीं, एलसीएम 27। अच्छा एलसीएम 27, ओके ओके ओके। तो वी एवरेज जो आएगा वो आएगा 1/1, 1/9 + 2/27। मैंने 1/1 क्यों किया, क्योंकि 1/1 ऊपर 1 ही होता, थोड़ा कंफ्यूजन न रहे, इसलिए मैंने इसको 1 को 1/1 कर दिया, ठीक है। यस सर। और यहाँ पे ऐसे कर दिया, अब ये 1/1 और यहाँ पे 27 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 3 और +2, तो याद आएगा 1/1 इज अपॉन 5/27। तो 27 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे रह जाएगा, तो क्या आएगा 27/5 मीटर पर सेकेंड, ये वी एवरेज आ जाएगा।
क्या आ रहा है आंसर? आंसर है हाँ सर, डिवाइड करने पे 3.8 सही आंसर है। 3.8 है। कैसे आएगा? 3.8 आ रहा पीछे है आंसर। आंसर दिए। हाँ 3.8 है। 3.8। 3.8 कैसे होगा? 3.8 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 40 और 15 और 19 आना चाहिए। 27 कहाँ से आएगा? क्या गड़बड़ किया? सवाल क्या था फिर? एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। When we did something mistake। यहाँ आगे एक 2 भी था। ये कहाँ 2 है पे? ना, ये वाला 2। देखो t का हाँ वैल्यू था हमारे पास। t का वैल्यू जो था वो था 2x/27 और आगे ऑलरेडी 2 है। 2t है ना। तो 4x/27। हाँ 4x/47 तो यहाँ 4 आएगा। 4 आएगा तो इधर आएगा 4, इधर आएगा 4, इधर आ जाएगा 7, तो आएगा 27/7। तो ये आ गया 3.8। ओके सर। 27/7 करोगे सो 7 3 जा 21 और इधर आएगा 6 और 0.0, 7 8 जा 56, 3.8। ये क्लियर यस। हुआ? टाइम टोटल कैसे देखो हाँ सर। इसका टाइम t1 है और यहाँ से टाइम t और ये t, तो टोटल टाइम कितना आएगा? t + t 2t आएगा ना यहाँ पे। और t का वैल्यू यस सर। 2x/27 है तो 2t का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4x/27। देखो आंसर देखा है इसलिए थोड़ी गलती पकड़ में आई, नहीं तो पकड़ में नहीं आती। चलिए ठीक है। और कोई सर डाउट? एक सेकंड में स्क्रीनशॉट खींचना। हाँ और कोई डाउट? एनी अदर? इसका स्क्रीनशॉट क्या खींचोगे? ये तो सवाल मैंने हटा ही दिया पूरा। ना पीछे नहीं दिया इतने अच्छे से इसलिए। मैंने रब कर दिया पूरा सवाल। कोई बात नहीं, फिर भी आपको क्लियर रहेगा, है ना? हाँ। ओके। हाँ और एनी अदर डाउट? हाँ सर, एक और डाउट है। पूछो। सर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अ पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म which वेलोसिटी। of the which of the following statement about the motion of the particle is true? कौन सा? Option A, its speed is 0. स्पीड 0। Option B, acceleration is 0. एक्सेलरेशन 0। Option C, acceleration is opposite to the velocity. एक्सेलरेशन अपोजिट टू द वेलोसिटी। ओके। Option D, its speed may be variable. स्पीड में भी Variable. वेरिएबल। देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब? हाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब? मतलब मतलब सही मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर यस, करती है। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, या आप ऐसे बोल दो कि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही और इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नॉट चेंजिंग। क्या क्या मतलब है इसका? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नॉट चेंजिंग, इसका मतलब यह है कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, तो अब हमेशा के लिए ये 5 मीटर पर सेकंड से इसी दिशा में जाए। तो इसका मतलब हर एक सेकंड में कितना मीटर चल रहा है? 5 मीटर। हर दूसरे सेकंड में यस फिर कितना चलेगा? फिर 5 मीटर चलेगा। फाइन। फिर अगले सेकंड में कितना चलेगा? फिर 5 मीटर। और ये ऐसे ही चलता जाएगा, इसके अलावा इसकी कोई डायरेक्शन हो ही नहीं सकती। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस तरफ है 10 मीटर पर सेकंड, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब हर सेकंड में ये 10 मीटर चलता रहेगा। 10 मीटर एक सेकंड में चला, अगले नेक्स्ट एक सेकंड में फिर से 10 मीटर चलेगा। तो ऐसे चलता जाएगा, है ना? ऐसे ही चलता जाएगा।
और कोई डायरेक्शन इसको मिलेगी नहीं, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगर मान लो यहाँ कुछ चेंज हुआ कि अगले 1 सेकंड में मान लो ये चल गया 20 मीटर, तो क्या अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है? नहीं। अब ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये यूनिफॉर्म नहीं रहा। यूनिफॉर्म का मतलब है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, जो कि आप बोल रहे हो। इज इट क्लियर? यस सर। अगर पार्टिकल चल रहा है तो स्पीड 0 हो सकती है क्या? नहीं। तो ये तो पहला तो गलत है। स्पीड वेरिएबल हो सकती है क्या? नहीं। नहीं हो सकती। एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं सकता। अगर एक्सेलरेशन है इसका मतलब स्पीड बदल रही है। हाँ हाँ। है ना? अगर एक्सेलरेशन है, इफ इफ सम एक्सेलरेशन इज देयर, मान लो एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और इनिशियल स्पीड है मान लो 5 मीटर पर सेकंड की, तो अगले सेकंड उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी? अ, 1 मीटर पर सेकंड से। एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है 1 मीटर पर सेकंड से हर सेकंड में स्पीड बदलेगी, तो अगले सेकंड कितनी स्पीड हो जाएगी? 6 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट सेकंड में कितनी हो जाएगी? 7 7 मीटर। मीटर। मतलब इसका मतलब है कि पहले सेकंड में अगर ये 5 मीटर चला था, इसका मतलब है कि अगर पहले सेकंड में ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर चला था, तो अगले सेकंड में कितना चलेगा? 6 मीटर चलेगा। 6 मीटर। और उसके अगले सेकंड में कितना चलेगा? 7 मीटर। 7 मीटर। तो इसका मतलब उसकी डिस्टेंसेस बढ़ती जा रही है फॉर द सेम टाइम इंटरवल। उसी 1 सेकंड में पहले 5 मीटर चला था, उसी 1 सेकंड में बाद में 6 मीटर चल रहा है, और वही 1 सेकंड तो बदल नहीं सकता ना, 1 सेकंड तो 1 सेकंड ही रहेगा। लेकिन उसकी स्पीड, वो उसका रेस रेस बढ़ा रहा है, वो एक्सेलरेटर बढ़ा रहा है। मतलब जब गाड़ी अपन क्या कहते हैं, जब जोश में आ जाता है आदमी, तो कितना एक्सेलरेटर हाई करता है, ढो 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 ऐसे करके। तो ये भी ऐसे ही ढो ढो ढो, इसी एक्सेलरेटर बोलते हैं। जब गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो तो उसको एक्सेलरेटर नहीं बोलते हैं। यस सर। एक्सेलरेटर का क्या मतलब है? उसकी स्पीड को बढ़ा रहा है। तो यहाँ एक्सेलरेशन 0 का केस है कि अपोजिट टू द वेलोसिटी है। देखो, एक्सेलरेशन अपोजिट टू द वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी को घटाएगा। मतलब अगर पहले 5 मीटर पर सेकंड चल रहा था, तो अगले सेकंड कितना चलेगा? पर सेकंड। फिर 4। उसके बाद 3 मीटर पर सेकंड। ये मतलब है एक्सेलरेशन अपोजिट टू द वेलोसिटी। पर क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है, तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? बी ऑप्शन से होना चाहिए, बी ऑप्शन। एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए। एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। एनी अदर डाउट? सर डाउट तो बहुत सारे हैं। नहीं तो बोलते जाओ, मैं भी फ्री हूँ। Okay, the position of an object moving along x-axis is given by x equals to a plus bt square, x plus bt square, okay. where a equals to 8.5 meter A is equal to 8.5 meter. and b equals to 2.5 meter per second square, b, हाँ ठीक है। and t is measured in seconds. t is The seconds. measured in second, okay. The average velocity of the object between t equals to 2 second and t equals to 4 second is. t is equal to 2 and t is equal to 4 second, एवरेज निकालना। देखो क्या हो रहा है कि पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन। इस रिलेशन के हिसाब से पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, a कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है। टाइम बदलेगा तो पोजीशन बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदलेगी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी पहले ही दिमाग में बिठा देना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना होगा वो तो साफ दिख रहा होगा इस इक्वेशन से। कितना टाइम है? t2 से t4, मतलब टोटल टाइम कितना होगा? 2 2 सेकंड, सेकंड। है ना? तो नीचे वाला का तो वैल्यू पता पड़ गया 2 सेकंड, पर टोटल डिस्टेंस कितना चला वो वैल्यू नहीं पता पड़ी, वो भी पता पड़ जाएगी। x का वैल्यू क्या है? 8.5 प्लस 2.5 इंटू टी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे x में टाइम का वैल्यू 2 रखता हूँ, x2 का मतलब है टाइम 2 रख रहा हूँ,
तो ये वो पोजीशन आएगी जब x 2 सेकंड पे था। आएगी कि नहीं आएगी पोजीशन? मान लो 2 सेकंड पे मैं पालनपुर में हूं, तो ये पोजीशन क्या आएगी? पालनपुर की आएगी, हाँ सर। है ना, क्योंकि मैंने x का वैल्यू मतलब टाइम का वैल्यू 2 सेकंड पुट कर दिया। और मान लो मैं t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे पहुंच गया डीसा, तो डीसा की पोजीशन आ जाएगी क्योंकि रिलेशन दे रहा है। पर मैं टाइम की जगह क्या पुट करूंगा? 4 रखूंगा कि नहीं रखूंगा? रखूंगा। हाँ सर सही, हाँ रखेंगे। अच्छा, अब मेरे को क्या करना है? डीसा की पोजीशन में से पालनपुर की पोजीशन को माइनस कर दूंगा तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। हाँ तो डीसा में से पालनपुर माइनस कर दिया, ठीक है। तो x4 4 सेकंड पे जो डिस्टेंस थी, और x2 2 से मतलब ये ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूं ताकि पता पड़े कि ये कौन से टाइम का है। तो ये 4 सेकंड का x है और ये 2 सेकंड का x है, इसलिए मैं ब्रैकेट में साथ में लिख रहा हूँ। तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। इसका मतलब इसमें से इसको माइनस करना, दैट्स इट। तो माइनस कर दो तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 8.5 चला जाएगा, कट जाएगा। यस सर। कटेगा नहीं कटेगा? देखो काट देते हैं इसको। कटेगा। 8.5 प्लस 2.5 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 8.5 प्लस 2.5 इंटू 2 स्क्वायर। ये 8.5 को उड़ा देगा और 2.5 बाहर बचेगा। 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये आएगा 2.5। 4 का स्क्वायर मतलब 16 और 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो हो गया 12। तो है 2.5 इंटू 12, मल्टीप्लाई करो कितना आता है? हाँ, 12 5 60, 12 तो 18, मतलब 24 एंड 30 आया। आया कि नहीं हाँ आया? 30। तो डिस्टेंस आया 30 और टोटल टाइम है 2, तो 30/2 कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे के डाउट आपके हम अगली क्लास में लेंगे। आप आज बोर हो जाओगे, नहीं तो सर को गालियां दोगे बाद में, सर को तो पढ़ाने को क्या बोला, ये तो बैठ ही है ना। तो इसलिए ये क्लास को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। बाकी आपके जो डाउट हैं उसको ले, आप अपने डाउट और जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा वो लिख के रखो, तो हम अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी डाउट है ओके आप सर, अपनी तरफ थैंक यू से, सो मच सर। अपनी तरफ से पढ़ने की कोशिश करो, और जो भी डाउट आता है उसको पूछो, बेझिझक पूछो, वी विल सॉल्व दैट। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके बाय।